गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे हमारी जो अर्थशास्त्र की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, पालमपुर गांव की कहानी। देखिए, जो हम पढ़ेंगे इसमें पालमपुर गांव की कहानी, ये जैसे भारत में गांव है तो उनकी एक स्टोरी दे रखी है। तो पालमपुर एक नाम दिया है, तो ये काल्पनिक गांव है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे पहले पालमपुर गांव का परिचय और उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पर पालमपुर गांव में किस प्रकार की क्रियाएं होती है और कितने परिवार वहाँ रहते हैं, कैसे खेती की जाती है, ये सब हम उसमें जानेंगे। उत्पादन का संगठन, पालमपुर में खेती और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है। देखिए, परिचय। पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, यानी जो पालमपुर गांव है वहाँ पर खेती ही मुख्य क्रिया है। गांवों में मुख्य रूप से खेती ही की जाती है। तो जहाँ ये पालमपुर गांव है इसमें बताया गया है कि 75% लोग खेती करते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अब गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। ये कह रहा है कि जो 150 परिवार है उनके पास तो खेत नहीं है, और जो 240 परिवार है उनके पास है लेकिन छोटे छोटे से खेत है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। इनके घर गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और फूस के होते हैं। तो जो 1/3 भाग जो है दलित है, यानी जो गरीब लोग रहते हैं अनुसूचित जाति के, और इनके घर छोटे छोटे हैं जो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गांव में जो ज़्यादातर भूमि है वो उसके स्वामी उच्च जाति के लोग हैं, और जो उच्च जाति के लोग हैं उनके मकान बड़े हैं और ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, यानी इनके पक्के मकान हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी है। गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। तो जो गांव है वहाँ पर जो सिंचाई है, सिंचाई की व्यवस्था 40% भूमि पर ही है, और अधिक उपज पैदा करने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है HYV, जहाँ पर पहले जो है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, अब वही बढ़ कर के 3200 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया है। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग और परिवहन। देखिए, 25% लोग गैर कृषि जो खेती से संबंधित नहीं होती उन क्रियाओं में लगे हुए। कोई डेयरी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई लघु स्तरीय निर्माण यानी उद्योग और परिवहन का काम कर रहा है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। तो उत्पादन क्या, ऐसी वस्तुओं का उत्पन्न करना है जो जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उत्पादन हेतु आवश्यक चीजें, तो उत्पादन करेंगे तो उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि चाहिए
और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जैसे जल, वन, खनिज। दूसरा है श्रम, श्रम में काम करने वाले लोग होने चाहिए। तीसरी है भौतिक पूंजी। जो भौतिक पूंजी है ये दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। और स्थायी पूंजी कौन सी होगी? जो औजार, मशीन, भवन। ठीक है। कार्यशील पूंजी क्या होगी? जो कच्चा माल होगा और नगद पूंजी होगी। फोर्थ है ज्ञान एवं उद्यम यानी मानव पूंजी। ठीक है। तो उत्पादन के लिए हमें चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, भौतिक पूंजी चाहिए और मानव पूंजी चाहिए। देखिए हम पढ़ते हैं भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज की भी आवश्यकता है। दूसरा है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। श्रम यानी जो काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता है। भौतिक पूंजी, उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें, जैसे इमारतें, मशीनें, औजार आदि। देखिए उत्पादन के समय हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, इमारत और औजारों की आवश्यकता होती है, और इसमें स्थायी तथा कार्यशील दोनों पूंजी शामिल होती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। जो औजार, मशीन, भवन, ये इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कच्चा माल और नगद मुद्रा। जो कच्चा माल होता है जिससे हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे, और नगद मुद्रा, इन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है। तो जो बुनकर होगा उसे सूत यानी धागे की जरूरत होगी, और कुम्हार को मिट्टी की। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है। तो कार्यशील पूंजी किसे कहेंगे? कच्चे माल और नगद पूंजी को। ठीक है, यानी नगद पैसे को। मानव पूंजी उत्पन्न करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। बाजार, देखिए उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। अगर हम किसी वस्तु का या किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो उसको बेचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? बाजार की। ठीक है। तो बाजार भी एक आवश्यक तत्व है इसमें। उत्पादन के कारक, देखिए उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। जमीन मापने की इकाई हेक्टेयर होती है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। पालमपुर गांव में कृषि, पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि उत्पादन है। ठीक है। तो पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है? खेती करना, कृषि। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। तो जो यहाँ पर जो काम करते हैं, यानी 75% जनता खेती पर ही अपना जीवन यापन करती है, खेती पर निर्भर है। कृषि ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है। देखो यहाँ पर 3 प्रकार की खेती करते हैं ये लोग, जैसे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल होती है? खरीफ की। ठीक है। अवधि क्या होती है? जुलाई से अक्टूबर। और फसल कौन सी होती है इसमें? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू। ठीक है। तो बेसिक हमें जैसे ज्वार, बाजरा, चावल ये तो पता ही होते हैं कि भाई ये खरीफ की फसल है, लेकिन एक कपास का ध्यान रखना, गन्ना और तंबाकू। ठीक है।
और शरद ऋतु यानी सर्दियों में रबी की फसल होती है जो अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च। ठीक है। फसल कौन सी होती है? गेहूँ, सरसों, दालें, आलू आदि। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जिसको हम बोलते हैं जायद की फसल, यानी गर्मियों में। ठीक है। इसकी अवधि होती है मार्च से जून। और फसल कौन सी होगी? तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल आदि होते हैं। तो बेटा इनको याद रखना, कौन सी फसल कौन से सीजन में होती है। ठीक है। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। बिजली के विस्तार से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों फसल यानी खरीफ और रबी उगाने में सफल हो सका। देखो बिजली ज़्यादा आने लगी तो सिंचाई की सुविधाएं हो गई और इससे खरीफ और रबी की अच्छी फसल होने लगी। बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? बहु यानी एक से अधिक। ठीक है, ज़्यादा। तो एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक ही भूमि का टुकड़ा होगा और उस पर उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका होता है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध यानी जहाँ पर एक से अधिक फसलें की जाती है। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। खेती करने के तरीके। देखिए खेती करने के तरीके, एक तो होता है परंपरागत कृषि और दूसरा होता है आधुनिक कृषि। परंपरागत कृषि, देखिए परंपरागत यानी जो प्राचीन काल से लोग करे आते आ रहे हैं खेती। देखिए पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है। या पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं, आधुनिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर करके बताइए, ये आपको पूछा जा सकता है। देखिए परंपरागत कृषि, कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता है। कृषि सिंचाई की आवश्यकता कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। पारंपरिक हल का प्रयोग किया जाता है। कुओं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये तो होगी परंपरागत कृषि। क्या होती है? पारंपरिक जो बीज है उनका प्रयोग किया जाएगा और इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उर्वरक के रूप में जो नेचुरल यानी प्राकृतिक खाद या गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और जो है हल बैल इनका प्रयोग किया जाता है जोतने के लिए। और कुओं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई की जाती है। आधुनिक कृषि, कृषि में अधिक उपज देने वाले HYV का प्रयोग किया जाता है। तो जो आधुनिक खेती है इसमें अधिक उपज देने वाले बीज जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है इसमें। और हमने पढ़ा परंपरागत में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और आधुनिक में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और परंपरागत में जो था वो प्राकृतिक खाद या गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नलकूपों और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई होती है। तो आधुनिक कृषि और परंपरागत कृषि में अंतर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद बच्चों।